हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो पहले पुराने वीडियोस देखिए, तभी ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी, ईसीजी, अब इसका मतलब क्या है ईसीजी का? देखिए, आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में या किसी मूवी में भी देखा होगा, तो ये इस तरह से आपने देखी होगी मशीन। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आ रही है, देख रहे हैं आप मशीन पे, ये जो रीडिंग आ रही है, ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं, यही एक तरह का ईसीजी है। यही एक तरीके का ईसीजी है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो निकल के आता है, एक पेपर पे निकल के आता है। ये देखिए, आप पेपर देख रहे हैं, ये इस तरह के पेपर में निकल के आता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस ग्राफ को बोलते हैं, ये जो पेपर पर निकल के आ रहा है ग्राफ। और ये जो मशीन है, जो ईसीजी की मशीन है, इसे बोलते हैं, इस पूरी मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो मशीन है, ईसीजी की मशीन है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इसको मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो इसमें पेपर निकल के आ रहा है, जिस पे ग्राफ निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ एक थियोरेटिकल वो दे दिया, नाम इसका ये होता है, ये मशीन होती है, पर ये करता क्या है? ये जो ग्राफ है, ये क्या है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल, आपका राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हमने पढ़ लिया है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हार्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है साइनोएट्रियल नोड से होते हुए, ये पूरी ऐसे करके पूरे वेंट्रिकल्स में फैलती है। तो हमें पता है जो हमारा हार्ट है, ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है ना? तो पूरा जो सिस्टम होता है इसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, हार्ट का, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, कैसे इम्पल्स जनरेट होती है, कैसे पूरे हार्ट में ये फैलती है। और जब ये हार्ट में फैलती है तो ये हार्ट को मैसेज देती है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बदौलत ही होता है पूरा प्रोसेस। तो अगर हम ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही हैं हार्ट के पास, अगर हम इसको रिकॉर्ड करना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि इसको रिकॉर्ड करें, इसको मेज़र करें, तो कैसे करेंगे? तो ये इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक है, अब ये जो शख्स हैं, इनके बॉडी पे ना लीड्स लगा दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, इनके बॉडी में इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं। यहाँ पे लग जाते हैं ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रोड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक पैर में लगा है, एक यहाँ पैर में लगा है, एक हाथ में लगा है, एक यहाँ हाथ में लगा है। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। ठीक है, आपकी बुक जो है एनसीईआरटी, उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, आपकी बुक में 3 इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात की गई है कि बस हाथ में लग गया है और इधर पैर में लगा दिया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाएंगे तो स्टैंडर्ड 10 इलेक्ट्रोड्स ये वाले यूज़ किए जाते हैं। ये वाला जो टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से जो है वो सिंपल 3 इलेक्ट्रोड की बात की गई है। तो मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप कहेंगे कि वहाँ तो 3 इलेक्ट्रोड्स की बात करिए, आप 10 इलेक्ट्रोड्स की बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जनरली हॉस्पिटल सेटिंग में 10 इलेक्ट्रोड्स ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगाए जाते हैं, और ये आपका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको मेज़र कर लेता है, मेज़र करता है यहाँ पे तारों के थ्रू, और ये मशीन है, फिर यहाँ पे ये पेपर निकल के आता है, इस पेपर में ये रीडिंग आती है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जब हम पेपर पे रीड कर लेते हैं तो ईसीजी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम है, इसे बोलते हैं 10 लीड सिस्टम। ठीक है, 10 लीड सिस्टम बोलते हैं इसको, 12 लीड सिस्टम बोलते हैं। अब 12 लीड सिस्टम के बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड तो 10 यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम 12 लेड सिस्टम क्यों दिया है?
ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है दिमाग में, ठीक है। ये मैं आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएगी। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 10 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, तो ये 10 तरीके से हार्ट को आपकी व्यू कर रहा है, 10 एंगल से। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप अपने घर की पिक्चर खींचते हैं, आपने फ्रंट से पिक्चर ली, आपने एक साइड से पिक्चर ली, आपने एक बैक से पिक्चर ली, ऐसे ही हार्ट की एक तरीके से अलग अलग एंगल से हार्ट को व्यू किया जा रहा है। तो 12 तरीके से 12 व्यू करा जा रहा है, 12 तरीके से हार्ट को व्यू करा जा रहा है, तब ये आपका ईसीजी जनरेट होता है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, 12 तरह से व्यू किया जाता है, तब ये निकल के आपका ईसीजी आता है, इसीलिए इसका नाम 12 लीड सिस्टम है, ठीक है। तो एक हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, तो अब आप समझ पाएंगे कि ये ईसीजी करता क्या है। अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी आपको शायद अगर नहीं समझ में आया, तो बस इतना ध्यान रखिए, हार्ट जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है उसको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, जो टेस्ट है, वो ईसीजी है। हम हार्ट के करंट को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको पेपर पे लेके आ रहे हैं। अब ये इस तरीके से होता है, आप देखेंगे कभी ये ईसीजी का, ये ईसीजी है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इसमें जो वेव्स हैं वो कैसी वेव्स हैं, और ये जो वेव्स हैं ये हर एक वेव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर्स जो होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन वेव्स को देख के, इनके पैटर्न्स को देख के बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें जो एक कार्डियोलॉजिस्ट होंगे वो उसको आपके ईसीजी को देख के रीड कर लेते हैं। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखते हैं। हर एक ये जो वेव है, एक्चुअली वेव्स आप देख रहे हैं ना, पूरी वेव्स ही बन रही है, जैसे पानी में वेव्स होती हैं ऐसे वेव्स हैं। तो हर एक जो वेव है PQRST, ये कुछ ना कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है हार्ट में, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है इसको देख लेते हैं। दोबारा मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, हार्ट ऐसा होता नहीं है स्क्वायर में, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हमें पता है कि पहले यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स एट्रियम में, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी तो पहले क्या होगा, जो आपके एट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पी वेव है, ये पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपके एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, या आपकी बुक में इसको डीपोलराइज भी लिख देते हैं। तो डीपोलराइज हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। अब फिर कहाँ जाएगी वेव, हमें पता है वेव आगे जाती है, यहाँ आ जाती है पूरी, और फिर यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो QRS, तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो QR और S, ठीक है, ये S है आपका, ठीक है। अभी से भूल जाइए, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो जो QRS है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कह सकते हैं, आपकी बुक में इसको डीपोलराइजेशन भी लिखा होगा, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो पी वेव है इसकी हाइट कम है, QRS की हाइट ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनको ब्लड भेजना होता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में, और ये जो एट्रियम है ये ब्लड कहाँ भेजते हैं, ये तो खाली नीचे वेंट्रिकल्स में भेज रहे हैं, तो इनको इतनी पावर नहीं चाहिए। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उतने फोर्स से नहीं होते, लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये बहुत ताकत से होते हैं, क्योंकि इनको पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, समझ गए। तो इसलिए आप देखेंगे ये वाला जो है इसकी हाइट ज़्यादा है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी हाइट कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आता है T, सॉरी ये ऊपर का मिट गया है, बट आई थिंक आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। अब T पे आ जाते हैं। T क्या कर रहा है, T आपका कर रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। P में आपके जो एट्रियम है ऊपर वाले ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, QRS में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फाइनली जो आपका T है इसमें वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स कर रहे हैं, कह सकते हैं आप इसको, ये कह सकते हैं। ये अब दोबारा अगली जो बीट होगी, अगली बार जो पंप होगा उसके लिए तैयार हो रहे हैं, इसको रीपोलराइज भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं
डीपोलराइज। तो ऐसे ही वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं या कोई भी चीज़ रिलैक्स होती है तो उसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं अब रिलैक्स कर रहे हैं, इन्होंने ब्लड पंप कर दिया QRS में, अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसके आगे का हिस्सा होगा, ठीक है, बहुत अभी इसमें नहीं दिखाया गया, कहीं जगह पे ना आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसको आप और कभी देखें या इमेजेस देखें गूगल पे, तो आप देखेंगे हल्का सा ये आगे जाके थोड़ा सा ना, ये टी वेव जो है आगे जाके, जैसे मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये आपका P है, ये QRS है, ये आपका T थोड़ा सा ऊंचा होता है, ये वाला जो T वेव है ये थोड़ा सा P के मुकाबले ऊंचा होगा। मतलब वेंट्रिकल्स आप देखेंगे, वेंट्रिकल्स जब रेस्ट भी कर रहे होंगे ना, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, ये देखिए एक मिनट, ये जो T वाला हिस्सा है ये अभी भी P से ऊंचा है, तो यानी कि जो वेंट्रिकल्स है जब रिलैक्स भी कर रहे हैं तो भी एट्रियम से ज़्यादा इनके अंदर वो है, आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ठीक है। तो T वेव ऊपर है P वेव से, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी। अब कई जगह पे आप देखेंगे हल्का सा आगे जाके ये जो आगे एक्सटेंड होती है तो एक ऐसे वेव और बन जाती है, तो इसको एक्चुअली में U वेव बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि आगे अगर हल्का सा आप देखेंगे कई जगह डायग्राम में तो आगे भी निकल जाता है U वेव। तो अब ये जो U वेव है ये थोड़ा सा इसकी ओरिजिन अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि ये यू वेव है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से ये जो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं उसी का ही एक्सटेंशन है, जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे T वेव में उसी का ही एक्सटेंशन है। फिर आगे जाके ये दोबारा फिर आगे जाके ये P वेव स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये देखिए, ये P वेव है, ये QRS वेव है, ये T वेव है, ठीक है। ये आगे गया हल्का सा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको U वेव का ग्लिम्स दिखाई देगा, हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, ठीक है। फिर वापस यहाँ से दोबारा आप देखेंगे वो स्टार्ट हो गया, ये वही दोबारा साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर दोबारा फिर यहाँ पे वही साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ना बीच का, ठीक है, नए वाले से अब जैसे ये जो है ये आगे जा रहा है, मान लीजिए ये जो अब आगे जा रहा है तो क्या है ये दिखाएगा जॉइंट डायस्टॉल, कि जब दोनों, मैंने बोला था जब एक टाइम ऐसा होता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था जब कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे, तो पहले स्टेप पे ही हमने जॉइंट डायस्टॉल देखा था जहाँ पे वेंट्रिकल्स और एट्रियम दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा होता है हार्ट की साइकिल में जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं, इसको जॉइंट डायस्टॉल बोलते हैं। तो ये जब आगे इसी T वेव को, ठीक है, मान लीजिए हम U वेव नहीं है, हम हटा देते हैं U वेव को, अगर U वेव है तो U वेव के आगे का हिस्सा हो जाएगा, अगर U वेव नहीं है तो T वेव के आगे का जो भी हिस्सा है, ठीक है, नई वेव स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, नई वेव स्टार्ट होने से पहले T वेव का आगे का जो भी हिस्सा है वो जॉइंट डायस्टॉल में आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको ताकि थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाएँ, एक स्टोरी सी आपके ब्रेन में बन जाएगी। अब तो हो गया। अब जनरली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ECG। इम्पॉर्टेंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डॉक्टर्स को मालूम होता है कि स्टैंडर्ड ECG एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। मान लीजिए अब किसी की ये वाली ज़्यादा हो जाए, ऊंचा हो जाए, या ये वाला कम हो जाए, तो उससे मालूम पड़ता है कि कौन सा हिस्सा हार्ट का ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा हिस्सा कम काम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देख के कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, इस हिस्से में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो साइड लग जाता है किस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी, कौन सा ECG नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, इससे काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है, काफ़ी डिसीज़ के बारे में डॉक्टर्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, क्योंकि हार्ट की बात हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, तो ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जब ब्लड वेसल की बात होती है तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आर्टरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्टरी का स्ट्रक्चर। आर्टरी का और वेन्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूंगा। अब आर्टरी के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं, ठीक है, ट्यूनिका इंटेमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटा, ठीक है, इसको आप एक्सटर्ना भी बोल सकते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है ये बाहर वाली है, आपकी बुक में इसको एक्सटर्ना नाम दिया है, ठीक है। और ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एग्जैक्टली ऐसे आपको समझ में आएगा। ट्यूनिका, आपकी बुक का नाम लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है, इंटरना।
ये सबसे अंदर की लेयर है, ये देखेंगे ये वाली लेयर है, और ये लेयर ना बहुत थिन होती है, पतली सी होती है, और मोस्टली यहाँ पे ये पूरा एंडोथीलियम होता है। एंडोथीलियम समझते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो ब्लड के कांटेक्ट में, अब यहाँ पे ब्लड होगा ना, यहाँ पे अंदर ब्लड होगा, तो जो लेयर अंदर की ब्लड वेसल्स की जो ब्लड के कांटेक्ट में है वो पूरा एंडोथीलियम ही है। ठीक है, तो ये पूरा आपका एंडोथीलियम है। ठीक है, थीलियम। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये ना काफ़ी थिन होती है और स्मूथ भी होती है, काफ़ी थिन है और बहुत स्मूथ भी है। ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्लड के टच में होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती है। और ये खाली इसका एक तो पर्पस इसका ये है कि स्मूथली ब्लड फ्लो करे, पहला तो यही है, और दूसरा ये ना इसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो ये टाइम पे ब्लड में रिलीज़ करती रहती है। ये जो लेयर है ट्यूनिका इंटरना, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर है। ये टाइम पे ना कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है जिससे जो आपकी ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें रिलीज़ करती है, इस तरह के कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ करती है ताकि जो ब्लड में है वो क्लॉट ना जमे। ठीक है, तो खाली इसका काम यही नहीं है कि ये ब्लड फ्लो के स्मूथनेस में रिस्पॉन्सिबल है, ये इस चीज़ में भी रिस्पॉन्सिबल है कि ब्लड का वेसल का डायलेशन करना। ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करना जिससे क्लॉट ना हो, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करना जिससे ब्लड वेसल डायलेट हो जाए। जैसे ऐसा केमिकल होता है एक NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये वाली जो लेयर है ये सबसे इनर वाली, ये NO को रिलीज़ कर देती है, NO को रिलीज़ करती है, तो उससे जो ब्लड वेसल है डायलेट हो जाएगी। ठीक है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, तो ईजिली ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन को भी रोकती है, तो इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे ये प्रोड्यूस करती है टाइम टू टाइम। तो ये वाली हो गई लेयर। अब इसके बाद आती है ये वाली लेयर जो आपकी मीडियम लेयर है, तो उसको आप बोलेंगे, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, मीडिया मतलब मिडिल लेयर है, इंटरना मतलब सबसे इनर मोस्ट है, तो ये वाली है ये। अभी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा थिक यही है, सबसे थिक लेयर यही वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेनली मसल है, इसमें मेनली मसल है। ठीक है, अरे एक सेकेंड यार, यहाँ मेनली क्या है, ये जो पूरी लेयर है ना, ये पूरी आप देखेंगे ये मेनली बनी हुई है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा 1 सेकेंड। तो ये वाली जो लेयर है ये आप देखेंगे पूरी ये मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल क्या है, जनरली हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल होती है। एक हमारे जो बोन्स के साथ जुड़ी होती है, स्केलेटल मसल, एक हमारी हार्ट की मसल है, कार्डियक मसल, एक हमारी स्मूथ मसल होती है। तो ये वाली जो मसल है जो इसकी मिडिल लेयर में है वो स्मूथ मसल है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, इंटेस्टाइन, वहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल से बना हुआ है, और ये जो आपका जो ब्लड वेसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जब इसमें ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है। ठीक है, तो ये एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब बहुत इसमें जब ब्लड आता है ना, तेज़ी से आता है, जब हार्ट इसमें ब्लड पंप करता है तो एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो इस तरह से ब्लड आगे फ्लो करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इसमें होता है। ठीक है, मतलब साइज़ का ऐसे एक्सपैंड होगा और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, एक जैसे समझ लीजिए एक रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड की तरह है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल है इसमें स्मूथ मसल का है, और ये काफ़ी आप देखेंगे सबसे थिकेस्ट लेयर है। और खाली यही नहीं है, इसमें एक प्रोटीन भी होता है जिससे ये बनती है, जिसका नाम होता है आपका इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। एक तो स्मूथ मसल है इसके अंदर, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी हैं। ये जो इलास्टिक फाइबर हैं ये प्रोटीन से बनते हैं, इलास्टिन से। तो जैसा कि नाम है इलास्टिक फाइबर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये इलास्टिसिटी में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं बताया था ना अभी आपको, रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड की तरह स्ट्रेच करते हैं फिर वापस आ जाता है, रबड़ बैंड स्ट्रेच करता है वापस आता है, ऐसे ही ये वाली लेयर भी करती है, ट्यूनिका मीडिया। तो स्मूथ मसल होती है इसमें, और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर बनते हैं एक प्रोटीन से, जो इलास्टिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये वही इसकी दूसरी लेयर। अब एक लेयर और होती है इसकी, वो है सबसे बाहर वाली लेयर है इसकी,
ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको यहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटेटा भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या काम है, ये मेनली स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट स्ट्रेंथ ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और ये भी एक तरह के प्रोटीन से ही बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, सपोर्ट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ये वाली लेयर है, ये वाली, ठीक है। सबसे पतली वाली लेयर जो है वो इनर मोस्ट है, सबसे जो थिक लेयर है, सबसे जो मोटी लेयर है वो बीच वाली लेयर है, और फिर एक ये लेयर है, ये मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये है आर्टरी का स्ट्रक्चर। ब्लड आपका यहाँ पे फ्लो करता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ल्यूमन, ठीक है। तो ये जो खाली हिस्सा जो है इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है इस ल्यूमन में। अब जनरली आर्टरी का स्ट्रक्चर और वेन का स्ट्रक्चर सेम होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो मेन फ़र्क होगा आप देखेंगे वेन में, ये वाली जो लेयर है, एक सेकेंड, वेन में जो ये वाली लेयर है आपकी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हाँ जी। वेन में जो बीच वाली लेयर होती है ना, स्मूथ मसल वाली, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होती है, मैं इसको आई कर लेता हूँ, नहीं तो ये ऐसे होता रहेगा। वेन में जो बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर, वो उतनी थिक नहीं होती, वो थिन होती है, इतनी पावरफुल नहीं होती, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो आप देखेंगे जो ब्लड है ये बहुत प्रेशर से फ्लो करता है। आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो तेज़ होता है बहुत, आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो तेज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे जो मसल है स्मूथ, इसको एक्सपेंड, जब ब्लड का जब उसमें ब्लड बहुत तेज़ प्रेशर, मान लीजिए पानी का पाइप है, पानी के पाइप में बहुत तेज़ प्रेशर से ब्लड आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उसको एक्सपेंड ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक से फ्लो करेगा पानी। तो इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर तेज होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी जो मिडिल वाली लेयर है, जो इसकी मेन मसल लेयर है, जो मेन मस्कुलर लेयर है, ये थिक होती है। वेन में कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर सेम होता है, यही स्ट्रक्चर वेन का भी होता है, बट उसकी जो बीच वाली लेयर है स्मूथ मसल वाली, वो इतनी मोटी नहीं होती, कंपैरेटिवली थिन होती है। बट वेन में एक चीज़ होती है जो आपको आर्टरी में नहीं मिलेगी, वेन में वॉल्व होते हैं। ये देखिए, ये वेन का स्ट्रक्चर है, जो ये मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए, देखो अब आप देखो, वेन में कंपैरेटिवली जो स्मूथ मसल वाली लेयर है, ये वेन का स्ट्रक्चर है, वेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेन कौन सी होती है हमें पता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वेन जो है वो सारी बॉडी से लेके ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, आर्टरीज हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। ये आई थिंक ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब वेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देख लें। अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया था, वेन में जो बीच वाली लेयर है स्मूथ मसल वाली, ट्यूनिका मीडिया, ये कंपैरेटिवली आप देखेंगे थिन है, पतली होती है आर्टरी के मुकाबले। अब एक स्ट्रक्चर वेन में अलग है जो आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होता, वो है वॉल्व। आप ये देख रहे हैं वॉल्व। अब ये वॉल्व क्यों प्रेजेंट है, देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हमने हार्ट बना लिया, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकला, यहाँ से ऐसे वेसल निकली, आर्टरी, ये कहाँ जा रही है, पूरे बॉडी में फैल रही है, हमने इसको बॉडी बना लिया। मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। अब बॉडी से फिर वापस भी जाना है हार्ट की तरफ, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वापस, तो इसको बोलते हैं वेन। अब यहाँ तो ग्रेविटी हेल्प कर रही है, यहाँ पे ग्रेविटी हेल्प कर रही है, तो यहाँ पे हमें किसी वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। वॉल्व का मेन पर्पस क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ये हमने हार्ट में भी, हार्ट के केस में 4 वॉल्व थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। वॉल्व क्या काम कर रही थी, वॉल्व का काम था कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, यही काम होता है। तो यहाँ पे भी वही काम है कि बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंशन, कि जो खून है वो वापस पीछे की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाए, वापस नीचे की तरफ ना गिरना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हमें एक वॉल्व लगानी पड़ेगी। तो ये वॉल्व क्या काम करती है, ये देखती है कि जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ही जाए, ये नीचे यहाँ जमा होना शुरू ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप ब्लड हार्ट की तरफ जो जा रहा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है, बॉडी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। यहाँ तो ग्रेविटी की हेल्प मिल ही रही है, तो यहाँ पे वेन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेन यहाँ वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं है। आर्टरी में आपको वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको वॉल्व्स की, क्योंकि आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है।
ठीक है। तो वेन्स में वॉल्व होती हैं, आर्टरी वॉल्व्स नहीं होती हैं। ये भी एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन के बारे में बात मैंने पहले भी की थी, जब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में कैसे डबल सर्कुलेशन होता है और कुछ ऐसे लिविंग स्पीशीज़ है जिनमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता, जैसे कि फ़िश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि वो आपके इसमें है NCERT में। जब मैं आगे इसमें जो चैप्टर है आपका, उसमें पैराग्राफ है एक। जैसे कि मान लीजिए एक आपका हार्ट है यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है हार्ट है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम। हमें पता है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका लंग्स की तरफ, ठीक है, फिर लंग्स से वापस इधर आता है, ये हमें अच्छी तरह पता है। अब यहाँ से जाता है, तो ये वाला जो सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से लंग्स वाला, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो समझ लीजिए लंग्स की बात हो रही है। मेडिकल साइंस में लंग्स को पल्मोनरी बोल देते हैं। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे हार्ट और लंग्स का इंटरेक्शन हो रहा है। अब एक सर्कुलेशन और भी चल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है खून आपका, और ये पूरे आपका बॉडी में जाता है, और फिर बॉडी से वापस आपका ये यहाँ पे आ जाता है, वेना कावा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। ये बेसिक सर्कुलेशन है। तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी की तरफ गया, बॉडी से वापस गया हार्ट की तरफ। तो ये वाला जो सिस्टम है सर्कुलेशन, जो हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन, ये वाला सर्कुलेशन हार्ट और किसके बीच में है, लंग्स के बीच में, और ये वाला सर्कुलेशन है हार्ट और आपकी बॉडी के बीच में, ठीक है। तो दो तरह से सर्कुलेशन आपका डिवाइडेड है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला गया है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला गया। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे हार्ट वाला जो है, हमारा हार्ट ऐसे लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइडेड है। तो यहाँ का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये बिल्कुल अलग रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग रहता है, तो सेपरेशन है, ठीक है। तो सर्कुलेशन भी इसका अलग है। आप देख पा रहे हैं ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड के चैम्बर्स अलग हैं, लेफ़्ट साइड अलग है हार्ट की, राइट साइड अलग है। तो दो साइड्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है, 4 चैम्बर हैं, 2 ऐसे साइड्स हैं, और तो इसीलिए जो सर्कुलेशन है वो भी अलग तरीके से है। एक हार्ट और लंग्स के बीच में है जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला गया है, एक हार्ट और बॉडी के बीच में है जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला गया है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब एक चीज़ और भी है इसके अलावा, जो है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ले लेते हैं। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके, मान लीजिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका, मैं इजी वे में बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली चीज़ ऐसे नहीं दिखाई देती हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका ये सब आता है, स्टमक भी आ रहा है, आपके इंटेस्टाइन भी आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन्स आ गए आपका स्प्लीन आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। अब होता क्या है कि यहाँ पे ब्लड है डाइजेस्टिव ट्रैक में, इसमें, और इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पे ब्लड है मान लीजिए सारा, और इस वाले जो यहाँ पे जो ब्लड है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो काम की चीज़ें हैं वो सारी हैं जो हमें चाहिए। लेकिन खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं है, खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बहुत सारी इसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, बहुत सारी। अब जो मेडिसिन्स खाते हैं वो मेडिसिन्स भी आएंगी यहाँ पे, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी आ जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी होंगे, केमिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स समझ लीजिए, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या है, अब डायरेक्टली अगर ये बॉडी के पास चला जाए, यहाँ से ये वाला ब्लड निकल के, ये वाला जो ब्लड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें और चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि टॉक्सिन्स हैं इसमें मेडिसिन्स भी आ रही हैं जो हमें नहीं चाहिए ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका मेडिसिन का, ठीक है। ऑब्वियसली मेडिसिन तो हमें चाहिए होती है, अदरवाइज़
हम ठीक कैसे होंगे। लेकिन बहुत बार कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है, जो वेस्ट ओवर होता है मेडिसिन का, समझ लीजिए वेस्ट ओवर है जो मेडिसिन का, तो ठीक है। और कुछ अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मोटा मोटा ये ले लीजिए, यहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं और यहाँ टॉक्सिन भी है। न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिन, न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए बॉडी को, बट ये हमें नहीं चाहिए बॉडी को। तो डायरेक्टली ब्लड ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए तो दिक्कत है, क्योंकि फिर ये बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स तो आ गए पर साथ साथ टॉक्सिन्स भी आ रहे हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं। तो क्या करें। तो एक सिस्टम है बॉडी का, वो कैसे होता है कि डायरेक्ट ब्लड जो है आपका बॉडी के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे एक फ़िल्टर सिस्टम लगाया हुआ है, नेचर ने एक फ़िल्टर सिस्टम लगा रखा है। कैसे लगा रखा है, आपका लिवर, यहाँ लिवर लगा हुआ है। तो लिवर क्या करेगा, जो आपके टॉक्सिन्स हैं इसको हटा देगा, जो टॉक्सिन्स है इसको हटा देगा और न्यूट्रिएंट्स को ठीक से मेटाबोलाइज कर लेगा, और न्यूट्रिएंट्स को आपके वो स्टोर भी करता है। आपका बहुत सारा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो लिवर में आके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स को जो इसको ज़रूरत है, जो चाहिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है उसको यहाँ स्टोर भी कर लेगा। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे आगे स्टोर हो जाते हैं। तो लिवर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, टॉक्सिन्स को क्लियर कर देगा, टॉक्सिन्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। और फिर जो सही, जो जितनी ज़रूरत है सही न्यूट्रिएंट्स की और सही अमाउंट में जो ज़रूरत है, वो यहाँ पे निकल जाएगा बॉडी के पास, वो यहाँ पे बॉडी के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अब जो ब्लड आएगा, ऑब्वियसली यहाँ जो ब्लड आ रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो है ही है, लेकिन टॉक्सिन नहीं है, इसमें सारे टॉक्सिन्स हटा दिए, एटलीस्ट मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स है वो हटा दिए, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है वो उसने स्टोर कर लिए, ताकि जब आपको मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, या खाना किसी वजह से आपको नहीं मिल पाया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, आप खाना भूल गए, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो किसी भी वजह से आप जब या सो रहे हैं, आप मान लीजिए सोते भी हैं रात को, तो जब आप रात को सो रहे हैं तो उस टाइम तो आप खाना नहीं खा रहे, तो उस टाइम फिर बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लिवर के पास न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। तो फिर वो लिवर रात के टाइम पे जब आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको इन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता रहता है, ताकि ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स बने रहें। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स स्टोर भी करके रखता है, ठीक है, लिवर, और टॉक्सिन्स क्लियर कर देता है। तो जो ब्लड, जो सही जो ब्लड है, भी यहाँ पे ठीक होके फिल्टर करके उसने यहाँ भेज देता है, ठीक है, ताकि बॉडी तक टॉक्सिन्स ना पहुँचे। तो ये वाला जो सिस्टम है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक से लिवर वाला, डाइजेस्टिव ट्रैक से जो लिवर वाला सिस्टम है, इसे हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर, हेपेटिक मतलब लिवर ही है, हेपेटिक मतलब मेडिकल लैंग्वेज में लिवर है, ठीक है। तो लिवर, ये हमारा लिवर है, तो लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच का जो सिस्टम है, इसे हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ काफ़ी सारा एक पूरा ब्लड सप्लाई बना हुआ है, पूरा यहाँ पे एक ब्लड सप्लाई बना हुआ है ये वाला। और यहाँ पे जो सबसे मेन जो ब्लड वेसल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक से लिवर की तरफ लेके जाती है ब्लड को, उसको बोलते हैं हेपेटिक। आपकी यहाँ पे जो सबसे, जो आपकी जो मेन होगी, ठीक है, जो सबसे मेन आपका वो है, वो हेपेटिक, यहाँ पे वो है हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो जो नाम है वही वेन का नाम है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है, जो सबसे मेन ब्लड वेसल है यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है उसमें सबसे जो मेन ब्लड वेसल है, जो ब्लड यहाँ से लेकर जा रही है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से लिवर की तरफ, वो हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। तो ये आपके दिया हुआ है बुक में, तो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब फिर फाइनली हम आ जाते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के ऊपर। देखिए हार्ट एक मसल है, अब ये क्या है, मैं आपको नाम लिख देता हूँ उसका, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी मतलब हार्ट रिलेटेड है, इसको देख के घबराइएगा मत, मतलब कोरोनरी मतलब हार्ट रिलेटेड ही है, ये सब हार्ट रिलेटेड ही है। देखिए हार्ट एक ऑर्गन भी है और हार्ट एक मसल भी है, ठीक है। तो अब हार्ट को भी तो, आपके बॉडी में ऑर्गन है, तो इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। बिना ब्लड सप्लाई के तो आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, तो ब्लड सप्लाई तो चाहिए। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, हार्ट का अपना खुद का एक पूरा सर्कुलेशन चल रहा है हार्ट के अंदर, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब होता कैसे है वो, देखिए हमें पता है कि जैसे कि हमें अभी हार्ट बना लेते हैं, ठीक है, हमने हार्ट बना लिया, पूरा नहीं बना रहा, ये बस ये वाला चैम्बर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से निकलता है और ये एओर्टा में पहुँचता है, ठीक है, ये आर्टरी है एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी आपकी बॉडी की एओर्टा ही होती है। तो यहाँ पे आपका ब्लड गया, ठीक है। अब यहीं से
आप देखेंगे ये तो पूरा बॉडी की तरफ चला जाता है, ये तो पूरा बॉडी की तरफ जा रहा है, यहीं से निकल के वापस एक छोटी सी ऐसे ये वापस हार्ट की तरफ भी चला जाता है, यहीं से निकल के। तो देखिए ये एओर्टा है आपकी, ठीक है, इसी से निकल के आपके हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स आ रही हैं, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल आ रही हैं, ठीक है। तो जो ऐसे डिवाइड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो जाती है और राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो आपकी एओर्टा में से निकल के लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ऐसे राइट कोरोनरी आर्टरी है, फिर ये आगे भी ये सब डिवाइड होती हैं, फिर वो सब हमें नाम नहीं अभी याद रखने हैं, बस ये ध्यान रखिए कि ऐसे ही ये पूरा एक ब्लड का एक सिस्टम, ब्लड सप्लाई का सिस्टम ऐसे हार्ट में भी बना हुआ है, यही मेन है जो हार्ट को भी सप्लाई कर रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसकी वजह से ही हार्ट अटैक होता है। ये सब अभी हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के, तब देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ब्लड को भी अपना एक ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, जो इस तरह से कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है ये इस तरह से होता है पूरा, ठीक है। तो ये तो पहुँच गया ब्लड तक पूरा हार्ट तक पूरा ब्लड ऐसे पहुँच जाता है कोरोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन अब ये तो आर्टरीज़ हैं, या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हार्ट यूज़ कर लेगा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो डीऑक्सीजनेट भी हो जाएगा एक टाइम के बाद। जब हार्ट के पास ये जो ब्लड पहुँच रहा है, अभी ये जो ब्लड पहुँच रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये तो हार्ट यूज़ कर लेगा। जब हार्ट इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज़ कर लेगा, जैसे हमारी पूरी बॉडी यूज़ करती है, फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए? वापस जाना चाहिए। वापस कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, इधर ही तो जाता है आपका राइट एट्रियम में। ये आपका पूरा आपका मैं बना देता हूँ, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ वापस आना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का भी यहाँ यहीं वापस आता है। वो वापस कैसे आता है? इस हार्ट के अंदर भी बहुत सारा एक पूरा वेन्स का सिस्टम है, वेन्स लेके जाती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे ये देखिए यहाँ पे, तो हार्ट में भी आप देखेंगे ये सारी वेन्स हैं, ये जा रही है ना, ग्रेट वेन ये रही, एक ये वाली वेन है, एक ये वेन है, एक ये वेन है, बहुत सारी वेन्स हैं। देखें ये सारी वेन्स हैं, ये सारी की सारी वेन्स एक बड़ी वेन में जाके मिलती हैं। इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। अब ये जो कोरोनरी साइनस है ये जाके कहाँ मिलेगी? ये वापस फिर यहाँ पे राइट एट्रियम में आ जाएगी। तो यहाँ से फिर जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ आ जाता है, फिर ये पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कहने का ये, हार्ट का भी अपना एक सर्कुलेशन सिस्टम है, कोरोनरी सर्कुलेशन का। हार्ट की भी अपनी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की भी आर्टरीज़ हैं, हार्ट की भी अपनी वेन्स हैं, तो इसमें भी अपना एक सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। इनमें जब दिक्कत आ जाती है तभी फिर हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो ये हो गया एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो काइंडली सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही नई वीडियोस के साथ में आऊँगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।